हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस वीडियो के बाहर आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके पेपर अगर टफ भी आएंगे तो इससे बाहर आपका एमसीक्यूज नहीं बनेगा। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए बेटा आप 1.5x की स्पीड पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है तप्त निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया क्या कहलाती है। देखिए बेटा, याद रखिए कि एथिलीन C2H4 प्लस हाइड्रोजन जो है इसकी अपक्रिया किसके साथ, निकेल की उपस्थिति में करवाएंगे तो C2H6 बनेगा, मतलब एथेन मिल जाएगा हमें। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ये देखिए दो तत्व मिले हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है, मतलब ये किस प्रकार की अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया होगी। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात कितना होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसमें बेटा H2O सूत्र होता है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यानी कि 2:1। इसका सही आंसर होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा, ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, चौथा है हीलियम और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर क्या हरी परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहलाते हैं। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापी अपक्रिया देता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास दिया है धातु की क्रियाशीलता का क्रम। अगर वो आपको याद है तो आप इसको कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर साइड में धातु की क्रियाशीलता का क्रम लिख रहा हूँ। देखिए सोडियम होता, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर क्या होता है जिंक, फिर आयरन, फिर क्या होता है लेड, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और Au होता है। ठीक है। ये अब क्रिया की क्रियाशीलता का ये क्या है बेटा, क्रम है। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये काम आपके आने वाला है बोर्ड पेपर में। ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है सोडियम क्लोराइड विलयन। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की अपक्रिया किसके साथ करवानी है बेटा, कॉपर यानी कि CO के साथ करवानी है। तो देखिए Na जो है ज्यादा क्रियाशील है और CO कम क्रियाशील है। यहाँ पर CO क्या है, कम क्रियाशील है, जिसके कारण क्या होगा, ये अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम, देखिए मैग्नीशियम ऊपर है और एल्युमिनियम कहाँ है बेटा, नीचे है। तो इसको ये प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब ये भी अपक्रिया नहीं होगी। फेरस सल्फेट विलियन और सिल्वर, देखिए फेरस Fe देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 होता है ना, तो Fe और फिर क्या है सिल्वर, तो Fe ऊपर है और सिल्वर यानी कि Ag कहाँ है, नीचे है। तो यानी कि ये इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापी कर देगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो सही होगा। नीचे वाला भी देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3। ठीक है। कॉपर, तो AgNO3 जो है वो कॉपर है। तो बेटा देखिए Ag जो है ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का ये आंसर नहीं होगा। इसका जो है, इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, सिल्वर, यहाँ पर क्या था, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को अगर हम लेंगे बेटा, उसको किसके साथ, ए सिल्वर के साथ करवाएंगे, तो देखिए Fe कहाँ है, ऊपर है ना, Fe ऊपर है और Ag कहाँ है, नीचे है, तो इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये अब क्रिया भी नहीं होगी। चौथा है कि सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारे पास AgNO3 जो है, इसकी क्रिया बेटा कॉपर के साथ करवाएंगे। देखिए Ag कहाँ है, नीचे, और कॉपर कहाँ है, ऊपर। अगर Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो इसको आसानी से क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। इस बार बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट है भाई, विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहा का बेटा कील यानी कि आयरन डाल रहे हैं, तो कह रहा है कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। क्या बनता है बेटा, इन्होंने क्या कहा है, क्या बन रहा है, कॉपर और फेरस सल्फेट बन रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यह प्रक्रिया कैसी है। देखिए ये क्या किया है, ये ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर देखिए कॉपर कम अपक्रिया है और शील है, और आयरन ज्यादा अपक्रियाशील है, तो इसको इसने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये कैसी अपक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर NaH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिलता है। ठीक है, गैस फॉर्म में, जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बना देता है। तो यह प्रक्रिया कैसी है। देखिए एक बार इसको क्या किया गया है, अमोनियम क्लोराइड है भाई, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। इसको इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने गर्म किया है, तो ये अमोनिया और HCl में क्या गया है, टूट गया है। फिर इसको वापस से क्या किया गया है बेटा, ठंडा किया गया है। जब ठंडा किया गया है तो ये कह रहा है अमोनियम क्लोराइड फिर से बना लिया है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पर हमें ऊष्मा देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर हमें ऊष्मा देखने को मिल रही है कि इसको ऊष्मा क्या की गई है, दी गई है। ऊष्मा क्या की गई है, दी गई है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी बेटा, ऊष्मीय वियोजन होगी। कैसी होगी, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, क्या होगी बेटा, ऊष्म वियोजन। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उत्क्रमणीय अपक्रिया है। देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मोटा मोटा हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमें चिन्ह सिमिलर मिले, लेकिन यहाँ चिन्ह सिमिलर नहीं है। और ये जो सिंबल होता है ये क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया का सिंबल होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही होगा कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में उभय अपघटन अपक्रिया क्या है। उभय अपघटन का मतलब बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उभय अपघटन का यहाँ पर मतलब क्या है। उभय अपघटन कौन सी अपक्रिया है, उभय अपघटन यहाँ पर कौन सी अपक्रिया है। देखिए उभय अपघटन को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। और आपको पता है द्विविस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। यहाँ पर आयनों का चेंज दिख रहा है। अब देखने की बात है तो देख लीजिए, यहाँ Ba है, यहाँ Na है, तो देखिए Cl के साथ क्या आ गया, Na आ गया, और SO4 के साथ क्या आ गया बेटा, Ba आ गया। तो आयनों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। बेटा नहीं है इन्होंने बोला है, क्या है, नहीं है। तो उभय अपघटन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, वो कौन सी है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो उभय अपघटन हमारे पास कौन सा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वियोज्य उसमें अपक्रिया भी हम लोगों ने पढ़ा ना, नीचे देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, उसमें वियोजन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अपक्रिया कैसी है। तो बेटा कैसी है, देखिए कॉपर के विलयन में जिंक, देखिए कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा तो जिंक सल्फेट बना देगा, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी कि ये कैसी अपक्रिया है, एक हिसाब से ये हमारे पास कौन सी अपक्रिया है, ये हमारे पास प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी है? बेटा उष्मा शोषी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें उष्मा या तो दी जाती है या तो वो उष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि उष्मा उसको दी जाती है। तो यहाँ पर बेटा याद रखना ये वाली अपक्रिया इंपॉर्टेंट है कि पेंटाक्लोराइड को, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम लोग जब उष्मा देते हैं तो ये फास्फोरस, है ना, ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में क्या होता है, टूटता है। तो ये एक उष्मा शोषी अपक्रिया है क्योंकि इसको क्या गई है, उष्मा दी गई हो, बाकी सभी में क्या होती है, उष्मा निकलती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र। तो जंग का रासायनिक सूत्र बेटा इस बार आने की संभावना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो इसका जंग का रासायनिक जो है सूत्र वो क्या होगा बेटा, जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3 डॉट XH2O। ये क्या होगा हमारा जंग का सूत्र, ठीक, जंग का अणु सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र आयु की उपस्थिति में संचारित नहीं होती? आपको पता होगा हमारे ज्यादातर आभूषण किसके बने होते हैं, सोना जो होता है, सोना पर कभी भी आप काली पर चढ़ते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन चांदी पर आपको मिलती है। तो सोने पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती, ये आर्द्र और नमी की उपस्थिति में जो है क्रिया नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बेटा संगमरमर को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की चिप्स में को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस। तो बेटा इसमें कौन सी गैस बढ़ते हैं आलू की चिप्स में? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। बाकी और तो है नहीं, नाइट्रोजन गैस का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूने के पत्थर के उष्म अपघटन के फलस्वरूप होने वाला ठोस पदार्थ क्या है? चूने का पत्थर बेटा उष्म अपघटन इसका करवाओ, चूने का पत्थर बेटा, चूने के पत्थर को क्या करवाओ, उष्म अपघटन करवाओ, तो हमें क्या मिलेगा, बोलिए? तो हमें कैल्शियम क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। उष्म अपघटन करवाएंगे चूने के पत्थर को तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसको मैं छुड़वा रहा हूँ, लेकिन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए भौतिक का परिवर्तन का मतलब है हमें वही चीज मिले, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन ना मिले तो हमें क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बर्फ गलने पर जल, तो जल से बना है, जल ही मिल रहा है। चीनी में का विलय होना, जल में चीनी का विलय होगा तो मतलब ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है। बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है। बीज का उगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित कौन होता है? हमको पता है Ag, क्या होता है, AgCl। इसको हम जब चाइना डिश पे रखते हैं और सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये Ag और Cl में क्या हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है और हमें दूसरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि Fe2O3 2ACl और Al2O3 2Fe यह किस प्रकार की अपक्रिया? तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास आयरन है और यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है। मैंने अभी बेटा आपको धातु की क्रियाशीलता का क्रम बताया है, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कैसा है कि इसने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर इसकी जगह ले ली, यानी कि इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापी कर दिया, इसको भगा दिया है। तो कैसे क्रिया है, विस्थापन, प्रतिस्थापन कहिए या फिर विस्थापन कहिए, ये विस्थापन क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। आपको ये समीकरण दे रखा है और ये आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है। तो हम लोग कितनी बार ये समीकरण पढ़ चुके हैं और सिंपल सा एक ऐसी अपक्रिया है बेटा। इस अपक्रिया देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। और भाई द्विविस्थापन का एक और नाम यहाँ पर है, ये अवक्षेप अपक्रिया है। ये एनसीईआरटी बुक में दिया और इम्पोर्टेंट भी है। ये कैसे अपक्रिया है, अवक्षेप अपक्रिया भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर बेटा जो है, यहाँ पर हमें जो है ये अवक्षेप मिलेगा, बेरियम जो है सल्फेट का अवक्षेप हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है बेटा सही आंसर होगा अवक्षेपण अपक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। देखिए MCl2 है
और उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ध्यान से समझिए, पहले इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। देखिए एम का एम यानी कि एम के पास कितने प्लस होंगे बेटा, 2 प्लस होंगे, क्योंकि सीएल के पास 1 माइनस होता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2, मतलब जो है बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 लगाया जाता है, तभी तो यहाँ पर 2 भाई हो पाएगा, ठीक है। यानी कि और ऑक्सीजन क्या है, अगर एम के पास 2 है तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन पे माइनस भाई 2 होता है, यानी कि एम और ओ मिल जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमओ। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमओ। फिर से समझ लिए एक बार बेटा। देखिए एम के पास 2 पॉजिटिव होंगे आयंस और क्लोरीन के पास 1 है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया, तो यहाँ पर इसके पास 2 माइनस हो गए और यहाँ पर एम के पास 2 प्लस हो गए। यानी कि ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास क्या होगा, हमें पता है एम के पास 2 प्लस तो है, एम के पास भाई 2 प्लस है, एम के पास 2 प्लस है, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अब क्रिया कर लेंगे, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा एम ओ। ऐसे क्वेश्चन बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए आयनों के विनिमय से यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन कहते हैं, या फिर बेटा हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम द्विविस्थापन भी कहते हैं, इसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। देखिए कार्बन को वायु में जलाओ, ठीक है, देखिए कार्बन को वायु में जलाया गया तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए 2 चीजों को मिलाया गया और एक चीज बनना है, एकल उत्पाद बनना, मतलब ये संयोजन अपक्रिया है। कैसे अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिंक और H2SO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें दे रहा है, तो ये अपक्रिया किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को जिंक ने क्या कर दिया, बाहर भगा दिया है, मतलब ये कैसे है, विस्थापन अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपक्रिया किस प्रकार की है। आपको ऐसे दे रखा होगा पेपर में, इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा पूरी की पूरी, और यहाँ पर इसका जो है ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर जितने भी करवा रहा हूँ लगभग इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ही लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये अपक्रिया कैसी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेटा Fe है और यहाँ पर Al है, तो Al ने Fe को भगा दिया, Al ने Fe को भगा दिया, तो मतलब ये कैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन दे रखा तो विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है, प्रतिस्थापन कहिए या फिर विस्थापन कहिए, बात एक ही है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, सही गोला भर के आना है आपको, किससे, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से सॉरी, पूरे तरीके से ऐसे गोला फिलअप करके आना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। अब देख लीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार 100% श्योरिटी के साथ बेटा आपके कथन कारण यानी कि एसरेशन और रीजन आपसे पूछेगा। एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, आपको देखने को मिलेगा जरूर। देखिए क्या है, इन्होंने कहा है, इसको ध्यान से आप पढ़िए जो भी कथन दिया है, और कह रहा है यदि कथन कारण दोनों सत्य हैं तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए है। यदि कथन था कारण दोनों सत्य है तो कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो ये ऑप्शन बी है। यदि कथन सत्य है परंतु कारण सत्य है, सी ऑप्शन लगाना है। यदि कारण असत्य हो परंतु कारण सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन एक श्वेत लौ के साथ जलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, श्वेत लौ के साथ जलता है। यह श्वेत सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, सफेद चूर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सही है, मतलब इसका जो कथन है, कहने का कारण है वो क्या है, सही है, मतलब हमारे पास ये कथन तो सही हमें नजर आ रहा है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यह सफेद चूर्ण मैग्नीशियम नाइट्राइड है, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। भाई ऑक्सीजन के साथ जब बनता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण बनाता है, ठीक है। तो यानी कि ये कारण जो है इसका सही उत्तर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमें जो है बड़ा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और वो सफेद पाउडर देता है, लेकिन वो सफेद पाउडर जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड का ना होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कैल्शियम ऑक्साइड
तथा जल के साथ क्रिया कर कर, है ना, उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बिल्कुल सही है। देखिए बना के हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अब क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। बिल्कुल सही बात है, बना लेता है, ये सही है। ठीक है, यह क्रिया संयोजन की अभिक्रिया है। हाँ सही है, ये संयोजन की अभिक्रिया है, बिल्कुल है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य, तो कथन और कारण दोनों यहाँ सत्य हैं, तथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं भाई है, नहीं नहीं है, दोनों सत्य हैं और इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यह क्रिया संयोजन क्रिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये संयोजन क्रिया अगर हम इसको कहें तो ये नहीं भी है। ठीक है, क्यों नहीं है मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेटा देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर क्या निकलती है, यहाँ पर बेटा हमारे पास निकलने वाली है उष्मा। आपको पता होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल को मिलाते हैं तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ में इसमें क्या निकलती है, उष्मा। तो इसका कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है कोयले का जलना संयोजन क्रिया का उदाहरण है। तो भाई कोयले को जलाओगे तो कार्बन, कोयले को जलाओ तो कार्बन होता है, कार्बन का ऑक्सीजन, ठीक है, संयोजन क्रिया है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से, ठीक है, एकल उत्पाद भी बनाते हैं। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण बेटा दोनों सही है, कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक धातु अपने आसपास अम्ल है ना या आर्द्रता नमी के संपर्क में आते तो वह संक्षारित हो जाते हैं तथा यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। बिल्कुल ये संक्षारण कहलाता है। चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरे रंग की परत, बिल्कुल सही, संक्षारण का के कारण है। बिल्कुल सही, ये संक्षारण के ही क्या है, कारण है। यानी कि ये स्पष्टीकरण तो नहीं है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि कारण जो है, लेकिन पूरा प्रूफ के साथ जो है ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑक्साइड बना लेता है तो संक्षारण के कारण बनती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है उसमें क्या होगा, सही होगा। ये कथन और कारण दोनों सत्य तो हैं, लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है वे अपक्रियाएं जिनमें उष्मा नए उत्पादों के साथ निर्मित होते उष्मा क्षेपी कहलाते हैं। बिल्कुल सही, उष्मा क्षेपी कहलाते हैं, कथन तो सत्य है। प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन की बात कर रहा है, CH4 का जलना उष्मा शोषी अपक्रिया का एक उदाहरण है। उष्मा शोषी, तो उष्मा शोषी तो अपक्रिया है नहीं भाई, यानी कि ये कारण जो है कथन तो सत्य है, लेकिन जो है बेटा यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा कथन तो सत्य है परंतु कारण क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहले चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक MCQs थे वो सारे हम लोगों ने इसमें इतने देर में कवर कर लिए हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है बेटा, अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हो, खाने की सोडा का उपयोग करते हो, धावन सोडा का उपयोग करते हो, व्यंजक जोड़ का उपयोग करते हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बेकिंग सोडा का बेटा सूत्र भी देखते जाइए। बेकिंग सोडा या फिर हम खाने का सोडा मतलब एक ही होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका क्या होता है, सही जो है सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ है जो क्या होते हैं भाई, जो जल में H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन या हाँ, जो जल विलयन में H+ आयन को कम कर देते हैं, नहीं, जल विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। बिल्कुल सही, जल विलयन में क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। अगर बेटा H+ आयन नहीं दे रखा है, बनाते हैं या देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा ऑप्शन। क्रिस्टलीय धावन सोडा में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है।
बेटा क्रिस्टल धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए इसका सूत्र होता है बेटा, कौन सा है? धावन सोडा। धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। इसका होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट H2 10H2O। कितना होता है बेटा? 10H2O। यानी कि इसमें कितनी संख्या होगी बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? देखिए जल के अणु कितने हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का बेटा रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हाफ, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसका सूत्र है बेटा? जिप्सम का सूत्र है। यहाँ पर जो है हमसे जिप्सम पूछ रहा है ना, यह जिप्सम का ये बेटा नहीं होगा। जिप्सम का सूत्र यहाँ पर हमारे पास ये होगा। याद रखिएगा बेटा, ये सूत्रों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। देखिए ये जो है ये जिप्सम है, ये किसका है? जिप्सम, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम हेमेट, है ना, हाइड्रेट का सूत्र जो है, या हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमारे पास ये है, ठीक है। ये पीओपी का सूत्र है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, और एक या बात समझ लीजिए कि पीओपी का एक और सूत्र यहाँ पर अगर दिया है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस, है ना। और ये भी है बेटा, देखिए ये भी दे रखा है, ये भी किसका सूत्र है? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ये भी किसका है? पीओपी का ही सूत्र है, ठीक है। अगर इनमें से ये मान लीजिए ये ऑप्शन आ जाए, ये आ जाए और ये ना हो, या ये वाला हो, तो ये वाला किसका है? पीओपी का। जिप्सम का है कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, चूंकि इनमें क्या होता है? पानी की मात्रा अधिक होती है, इनमें अकार्बनिक अम्ल है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, या एक कार्बनिक अम्ल है। तो सिंपल सी बात है, ये बेटा कैसा है? एक कार्बनिक अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? कार्बनिक नहीं बेटा, कार्बनिक नहीं है। इसमें आयनों की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। आयनन की मात्रा क्या होती है बेटा? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा है? तो हमने आपको सिखाया था प्रबल अम्ल बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा H2SO4, ठीक है। प्रबल अम्ल H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। ये कैसे हैं? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें से प्रबल अम्ल हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन में हमारे पास है H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो दुर्बल अम्ल हमने आपको सिखा, देखिए प्रबल पहले छांट लीजिए। देखिए ये कैसा है? प्रबल अम्ल है, तो ये नहीं हो सकता। ये कैसा है? प्रबल है, ये भी नहीं हो सकता। ये कैसा है? प्रबल है, नहीं हो सकता। तो जो बच गया वो दुर्बल अम्ल है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने का। निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा? बेटा जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल क्षार कौन सा है? तो प्रबल क्षार भी हमने आपको समझाया था, कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए इसमें प्रबल क्षार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बेटा यहाँ पर प्रबल क्षार मैंने समझाया था आपको। देखिए कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम सल्फेट होता, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। दुर्बल कौन बच गया? देखिए ये प्रबल है, ये प्रबल है, ये प्रबल है, तो दुर्बल कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रबल अम्ल के जल विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो प्रबल अम्ल के विलयन में किसका सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा H+ आयन होते हैं, क्योंकि अम्ल में हमेशा H+ आयन पाए जाते हैं, और क्षार में अगर पूछेगा तो OH- आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऐसा क्वेश्चन वैसे आने की संभावना है नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कौन सा होगा बेटा। यहाँ पर pH का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो उदासीन विलयन होगा, सॉरी उदासीन विलयन की बात कर रहे हैं ना, असत्य है तो असत्य है ना। यहाँ पर pH का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर पूछता कि सत्य कौन सा है तो यहाँ पर हम लगाते pH का मान कितना होता? 7 होता, तो वो सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 इतने मोल है, तो प्रति लीटर विलयन में pH की मान। देखिए pH हम लोग किससे कट गया है, तो ये क्वेश्चन आप ना ही कीजिए ऐसे, ठीक है। मैं उनको कटवा के चल रहा हूँ जो क्वेश्चन आप में नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए।
अब यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 7। नेक्स्ट है बेटा, शुद्ध पीएच वाला विलयन होता है, शुद्ध पीएच वाला विलयन कौन सा होता है? शुद्ध पीएच वाला विलयन बेटा अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल विलयन का पीएच कितना होता है? अम्ल विलयन का पीएच हमेशा 7 से बेटा कम होता है, वो अम्ल होता है। तो 7 से कम, 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षार होता है, और 7 पे अगर है तो वो उदासीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इतनी है तो इसका विलयन पीएच कितना होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इन्होंने दे रखी है, तो कह रहा है इसका पीएच कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा 2। इसका सही ऑप्शन कितना होगा? 2। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेटा आएगा नहीं है, इसको आप कैंसिल ही कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S विलयन का पीएच है। H2S क्या है भाई? एक अम्ल है। क्या है? एक अम्ल है। H2S क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो अम्ल क्या क्या होता है? 7 से कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ABCD विलयनों के पीएच क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षार्य कौन सा है? जिसका पीएच बेटा ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, वो अधिक क्षार्य होगा। तो इसमें से 7 से ज्यादा किसका पीएच देखने को मिल रहा है? 11 के नंबर पर क्या है? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा क्या होगा? ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्या है, क्षार विलयन में फिनोल्फथीन सूचक का रंग कैसा होता है? देखिए क्षार विलयन में फिनोल्फथीन का जो सूचक का रंग है वो कितना हो जाता है बेटा? लाल हो जाता है। याद रखिएगा, क्षार विलयन में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्षार विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज बेटा क्षार विलयन में पीला हो जाता है। अब की बार ये जो है रंग वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस बार आने की संभावना है। ठीक है, प्रबल अम्ल विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है बेटा? मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है बेटा? मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है? यहाँ पर लाल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? देखिए अम्लीय लवण जिसके पास H होगा वो अम्लीय लवण होगा। तो H हमारे पास किसका मिल रहा है? NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के परीक्षा के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। संकर लवण तो हमसे पूछ रहा, संकर लवण तो हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन ये हम लोगों के चैप्टर में नहीं दे रखा, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी बेटा हम लोगों में नहीं दे रखा, तो इसको भी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ये भी हम लोगों में पीएच वैल्यू नहीं इतना दे रखा है, तो पीएच वैल्यू से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेटा, सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन कैसा होता है? तो जल विलयन का बेटा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय जल विलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट के जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट में हम क्या प्राप्त कर बेटा देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास खाने का सोडा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा? ऑक्सैलिक अम्ल याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर बेटा कौन सा? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर टार्ट्रिक, टार्टरिक अम्ल। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कैसा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है बेटा? आग बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आग बुझाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में बताने का जो है समय नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, विरंजक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस कौन सी निकलती है? देखिए विरंजक चूड़ क्या होता है बेटा? विरंजक चूड़ का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस पे क्या करते हैं? H2SO4 की हम क्या करवा देते हैं? अपक्रिया करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्सी
ऑक्सी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस हमारी बाहर निकलती है। क्लोरीन गैस हमारी क्या निकलती है बेटा, बाहर निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा। पर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट और हमें क्या वाटर भी मिलता है, इसके साथ हमारे पास क्लोरीन गैस भी हमें मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का जल विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जल विलयन बेटा हमेशा कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जल विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है ना केलांशन जल नहीं रखता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अम्ल वर्षा के जल का पीएच संभावित कितना होता है, अम्ल वर्षा जो होती है बेटा उसका पीएच कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है, कमेंट करके बताइए अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है, बोलिए भाई। सिंपल सी बात है, अम्ल वर्षा का पीएच 5.2 होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 7 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 7 से क्या है, ये भी ज्यादा है, यानी कि ये होगा लेकिन ये बहुत कम अम्लीय नहीं होगा, बहुत कम अम्लीय होगा, ये ज्यादा अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, अगर क्षार के साथ बेटा अगर आप देखे होगे कि जब हल्दी पर हम कपड़े के साबुन से रगड़ते हैं तो वो कैसा हल्का भूरा रंग का हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वही क्षार के साथ हल्दी या क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, तो वो भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन कैसा है बेटा, किसी पीएच मान कितना है 3 है, तो वो बेटा अम्लीय होगा। पीएच मान अगर 3 है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल भाई H2 क्या होता है, H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2, कितनी है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए सही ऑप्शन होगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच होता है, तो जठर रस का पीएच कितना होता है बेटा, जठर रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, और ये आपके बायोलॉजी में और केमिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास होगा 7 से क्या होता है, पीएच उसका कम होता है। ठीक है, तभी तो पाचन कर पाएगा, अगर अम्लीय होगा तभी तो वो पाचन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई सिंपल सा है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बिरिंजक चूर्ण भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, नालियों के पास डाल दिया और पानी में डाल दिया सफाई करने के लिए कि जीवाणु रहित उसमें पानी में कीड़े ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी मैंने अभी ऊपर जस्ट आपको बताया था। ठीक है, ये अगर पूरा दे रखा है तो सोडियम है ना कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं दिया होगा तो सोडियम कार्बोनेट भी दे रखा होगा। ठीक है, तो वहां पर ये ऑप्शन सही होगा। अभी मैंने यहाँ पर ये भी क्वेश्चन करवाया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र बेटा ये वाला है। कौन सा है, देखिए हाफ, ये वाला है ना, ये वाला है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये आया होगा, सर जी अभी तो बताते यहाँ ये वाला भी सही था, नहीं बेटा वो ऐसा था, कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस H2O ऐसा था। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। याद कर लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनाने पर पीएच होगा, तो दही बनाने पर बेटा, दही बनाने पर क्या होता है, पीएच उसका और भी कमी हो जाएगा, 7 से कम ही होगा भाई। कितना होगा, 7 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि और दही बनाने पर और क्या हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, तो 7 से और इसका कम होगा। ठीक है, दूध का भाई 6 है तो हल्का सा जो है यानी कि अम्लीय वो भी होता है, लेकिन अगर दही बनाते तो 7 से और भी कम हो जाएगा। ठीक है, 6 से भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल में हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है, तो अब देखिए HCl है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने अभी श्रेणी याद करवाई थी, फिर से मैं याद करा दे रहा हूँ, KNa, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ KNaCaMgAl Zn FePbHCu HgAgAu। अब ध्यान दीजिए, जो सबसे देखिए ये सब बड़े हैं ऐसे, जिसकी तरफ बड़ा कौवे का मुंह खुला हुआ है वो मतलब वो क्या है, उसका जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि HCl मान लीजिए ले लिया, तो H क्या है,
एच से एच कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर, यानी कि इधर वाली धातु देखो यहाँ पर Cu है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और Hg है, नहीं सॉरी, हटाने वाला धातु देखना ना, जब हटाने वाला हम धातु देखेंगे तो देखिए ये भी हटा सकता है, ये भी हटा सकता है, ये सब हटा देंगे, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, ये और ये हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं एच से, और ये हमें सिर्फ जिंक जो है ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जिंक होगा। इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी बेटा संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बेटा होता है, देखिए कैल्शियम के पास 2 होते हैं और फास्फेट के पास कितना होता है, 1, तो इसको बनाने के लिए होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा, तो Ca3 देखिए यहाँ पर 3 हो जाएंगे ना, Ca3PO4 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है देखिए बेटा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, अभी जस्ट आपको पता है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा नहीं है। अम्लीय लवण याद रखिएगा, अम्लीय लवण नहीं है। अम्ल कौन सा है पूछा गया ना, ये अभी मैंने करवाया बेटा, जिसके साथ H है, देखिए यहाँ H नहीं है, यहाँ H नहीं है और यहाँ H नहीं, यहाँ में H है, तो मतलब ये वाला क्या होगा, अम्लीय लवण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। भाई नीला है उसको लाल कर रहा है, तो इसका पीएच कितना होगा। भाई नीले से लाल कब बनता है, जब वो अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच जो है 7 से कम होना चाहिए, यानी कि 7 से कम हमें एक ही चीज नजर आ रही है, वो है 6, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल से नीला कब बनता है, जब जो है वो क्षार होता है, तो क्षार का मतलब वो 7 से उसका पीएच क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है बेटा। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है धावन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बेटा, आप उसको 25 डिग्री पर रखो, 100 डिग्री पर रखो, 0 डिग्री पर रखो, तो उसका पीएच कितना होगा। भाई उसका पीएच 7 ही रहने वाला है, वो उदासीन ही रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा इस बार पूछने की पूरी संभावना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा कॉलम दे रखा है, उसमें सुमेल करना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं भाई, हम लोग करते हैं मूर्ति बनाने में, ठीक है। और कास्टिक सोडा का उपयोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का या यहाँ पर देख लिये ब्लीचिंग पाउडर का क्या कहाँ उपयोग करते हो, कीटनाशक जीवाणु को करने में। अब कास्टिक जो है सोडा का उपयोग आप कहाँ करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ करते हो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हो, प्रतिअम्ल बनाने के लिए, या कास्टिक सोडा का आप करते हो। है ये जो है कास्टिक सोडा का हम साबुन का निर्माण करने में करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रतिअम्ल के उपयोग में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा। देखिए हमारे पास ए का क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, और बी का हमें पहला मिल रहा है, सी का हमें बेटा चौथा मिल रहा है, और डी का हमें कौन सा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। इनके ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा दिखाई पड़ रहा है बेटा, हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है बी वाला, ठीक है। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% श्योरिटी के साथ आएंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारे पास धातु और अधातु। अगर बेटा यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को एक लाइक, अगर पहली बार चैनल पर हैं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बेटा बहुत ही जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है देखिए, कह रहा धातु वे तत्व हैं। धातु क्या है भाई, धातुएं वो होती हैं जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति जिनके पास होती है उसे हम धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है धातु जो समान ताप पर द्रव होते हैं। समान ताप पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव है बेटा, तो हमें पता है पारा जो है वो समान ताप पर कैसा है, द्रव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं बेटा, हमेशा धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि उपधातु है, तो उपधातु क्या है यहाँ पर, एंटीमनी कैसी है, उपधातु। उपधातु ये क्या होती है, जो धातु और अधातु के मिक्सचर से बनाई जाती है उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीमनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल है, पीतल सॉरी, पीतल कैसा है बेटा, पीतल जो है वो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो पीतल कैसा है बेटा, पीतल जो है मिश्र धातु है, क्योंकि ये मिलावटी होता है इसमें, तब पीतल जाके बनता है। ठीक है, मिश्र धातु, मिश्र धातु कांसा होते हैं, मिश्र धातु में कौन कौन से मिलाए जाते हैं, मिश्र धातु जो कांसा में होते हैं कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं। तो कॉपर और जिंक बेटा इसमें क्या होते हैं, कॉपर और जिंक सॉरी कॉपर और एसएन मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा अगर आपको डाउट है कि एसएन क्या है, तो यहाँ पर एसएन याद कर लीजिए, एसएन यहाँ पर बेटा टिन है, एसएन को हम क्या बोलते हैं, टिन, टिन। ठीक है, एसएन को हम क्या बोलते हैं, टिन। अरे भाई हिंदी में लिख दूं, एसएन को क्या बोलते हैं, टिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कांसा जो है कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कांसे की जो प्रतिमाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है बेटा, कॉपर और टिन की। अभी जस्ट ऊपर अभी देखा, कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनी होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये अमलगम होते हैं। अमलगम कैसे होते हैं, तो अमलगम जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। दो धातुओं का मिक्सचर क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, यानी कि उसे हम मिश्र धातु भी कह सकते हैं। ठीक है, या कहते ही हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को जमा सकती है, तो बेटा कौन सी धातु है, आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर सकती है, जमा सकती है। यहाँ पर मुद्रा धातु कौन सी है, मुद्रा बेटा धातु कौन सी है, मुद्रा धातु हमारे पास यहाँ पर सिल्वर है। भाई पहले सिल्वर ही चलता था, तो उसे मुद्रा धातु भी के नाम से भी जानते हैं। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो सरलता से क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। वो कौन सी धातु होती है बेटा, एल्युमिनियम होती है। कौन सी धातु होती है, एल्युमिनियम, जो सरलता से क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सोडियम मैग्नीशियम कॉपर है ना और सिल्वर सॉरी गोल्ड, कह रहा सक्रिय सक्रियता का घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा पावरफुल, अभी मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है भाई, सोडियम। सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम तो है नहीं, फिर कौन है, सोडियम, सबसे पावरफुल सोडियम। ठीक है, सोडियम से कम जो है वो क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम से कम क्या होता है, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम है नहीं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम से कम जो होती है वो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम है नहीं। एल्युमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम आयरन, आयरन से कम लेड, लेड से कम हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर क्या आ जाता है, कॉपर, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, यू, ए यू। तो घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे ज्यादा ये पावरफुल, फिर ये और सबसे कम ये, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन, घटते हुए क्रम में लिखना है ना, बढ़ता नहीं, घटते हुए क्रम में, सॉरी घटते हुए क्रम में, यानी कि हमको क्या करना है, ऐसे लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा एयू को पहले लिख लीजिए क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखना ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है। भाई देखिए सिल्वर नाइट्रेट है भाई, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। सिल्वर नाइट्रेट में क्या डाला गया है बेटा, तांबे यानी कि कॉपर को डाला गया है। तो Ag जो होता है वो क्या होता है, कॉपर जो होता है Ag से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये कॉपर क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा भाई। जब कॉपर नाइट्रेट ये बना देगा तो यानी कि यहाँ पर Ag क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Ag क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसका कारण क्या है बेटा, इन्होंने पूछा है कारण क्या है, तो यहाँ पर कारण यह है कि कॉपर आयन की उपस्थिति, कॉपर आयन की उपस्थिति इसका कारण है कि उसमें कॉपर आयन आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो अपना कंपाउंड बना लेता है खुद से। यशद लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु क्या है, यशद लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली बेटा धातु जो हमारे पास है वो जिंक है, इसका हम यशद लेपन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया
करती है। तो जल के साथ कौन क्रिया कर लेता है भाई समान ताप पर? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सोडियम। तुरंत जल में डालिए, तुरंत समान ताप पर कर लेगी क्रिया और तुरंत ब्लास्ट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडे जल के साथ कौन सी जो है क्या करती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यानी कि पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भाई क्या है? कॉपर विलयन को विस्थापित कर देता है, तो इसका कारण बताइए क्या है? इसका कारण है कि आयरन का इलेक्ट्रॉन विभव कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव से कम है। सिंपल सी बात है भाई, अधिक क्रियाशीलता है, उसका इलेक्ट्रॉन विभव से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? तो अम्ल में से हाइड्रोजन वही विस्थापित कर पाएगी जिसका क्या होगा? क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो देखिए इन तीनों की तो क्रियाशीलता क्या है? कम है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी है? जिंक की। तो जिंक ही इसको क्या कर पाएगा? विस्थापित कर पाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में भी इसको हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मिश्र धातु सोल्डर में होते हैं। मिश्र धातु सोल्डर में क्या होते हैं? जो मिश्र धातु है ना, मिश्रात होते हैं, वो सोल्डर में क्या होता है बताइए? तो सोल्डर में बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? पीबी और टिन, यानी कि लेड और सीसा और टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती? याद रखिएगा बेटा, अम्ल से हाइड्रोजन वही विस्थापित नहीं कर पाएगी जिसकी क्रियाशीलता क्या है? हाइड्रोजन से कम है। तो इसमें हाइड्रोजन से क्रियाशीलता कम किसकी है? कॉपर की। सिंपल सी बात है, किसकी कम है? कॉपर की क्रियाशीलता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी है। अभी आपको मैंने बताया था एंटीमनी कैसी है बेटा? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु बेटा नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी नहीं होती? सिल्वर ही नहीं होती। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जस्ता को बेटा जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? तो हाइड्रोजन गैस देता है भाई। कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn और Sn और Pb इस धातु से कम क्रियाशील कौन सी धातु होती है? तो भाई Sn और Pb से कम क्रियाशील कौन सी बेटा धातु है? यहाँ पर हमारे पास Al जो है इन सबसे क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक गुणधर्म नहीं है? इनमें से कौन सा आयनिक गुणधर्म नहीं है बेटा? इसमें से कौन सा आयनिक गुणधर्म नहीं है? तो आयनिक गुणधर्म का मतलब जो आयन देते हैं। तो आयनिक गुणधर्म क्या नहीं है? जल में अविलेयता। जल में कोई चीज जब घुलेगी नहीं तो आयन जो है गुणधर्म नहीं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आयन नहीं देगा वो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्वों कम खर्चे में आसानी से निष्क्रिय किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए क्या कहलाते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर जो इसका जो है बी हमारा करेक्ट हो गया, वो अयस्क कहलाते हैं। उनका ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निकाले जा सकते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये अयस्क की परिभाषा भी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन बेटा सत्य होगा? तो इसमें बॉक्साइड एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बिल्कुल सही है बेटा, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम कैसा अयस्क है? प्रमुख अयस्क किस चीज का है एल्युमिनियम? तो प्रमुख अयस्क बेटा बॉक्साइड का। अभी ऊपर जस्ट अभी ऊपर देखा है बेटा, ये देखिए जस्ट ऊपर अभी ये देखा, यही उसका अपोजिट पूछ लिया क्वेश्चन। नियान है। नियान कैसी है बेटा? नियान जो है वो धातु है, सॉरी क्षार धातु है, उपधातु है, अक्रिय धातु है, संक्रमण तत्व है। इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें क्या होगा? नियान, आर्गन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, जिसको हम नोबल गैसेस या फिर जीरो गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्कों के सांद्रण के फेन है ना उत्प्लावन विधि प्राय किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किस प्रकार के लिए प्रयुक्त की जाती है? सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, धातु है। बी धातु है, एल धातु है, हाँ लिथियम एक धातु है भाई। बी माने बेरियम, सिलिकॉन और कॉपर, तो इसमें लिथियम क्या है? एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिए,
ठंडे तनु जल अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन सी विस्थापित करती है? तो ठंडे जल के साथ बेटा जो है जिंक वो क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है? तो भाई अगर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की बनना क्या कहलाता है बेटा? एनोडिंग तो कहलाएगा नहीं, कैंडिनेशन नहीं कहलाएगा, बेस्मीकरण कुछ नहीं कहलाएगा भाई। ऑक्सीजन का भाई क्षारण ही तो, क्षरण तो हो रहा ना उसका, संचरण ही कहलाएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं। एंटीमनी धातु है, एंटीमनी कैसे है भाई? अभी बताया उपधातु है एंटीमनी भाई, एंटीमनी क्या है? उपधातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके गैस निकालती है? बेटा अभी जस्ट मैंने इसको बताया, इसका जो है क्या आंसर होगा? पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी? बेटा जिंक चूड़ पर जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सामान्य तापमान तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो द्रव के रूप में भाई कौन पाया जाता है? ब्रोमीन पाई जाती है, धातु है ना, रूप में पाए जाने अधातु। अधातु क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है ना। और ब्रोमीन कैसी होती है बेटा? ब्रोमीन कैसी होती है? द्रव के रूप में। ब्रोमीन कैसी होती है? द्रव के रूप में, ब्राउन कलर की, बहुत गंदी स्मेल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्षार धातु कौन सी है? क्षार धातु कौन सी? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्षार धातु यहाँ पर कौन सी है बेटा? सोडियम जो है वो क्षार धातु की श्रेणी में आती है। क्षार धातुएं हैं, इसमें से क्षार धातुएं कौन सी आपको छांटना है, इसमें से क्षार धातुएं कौन सी हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुओं को हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक कैसा तत्व है? बेटा एक आर्सेनिक एक उपधातु है। कैसा है? उपधातु है। शुद्ध वायु है, समांगी मिश्रण, धातु का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा एक समांगी मिश्रण है, शुद्ध धातु। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणुओं में आबंध पाया जाता है, किस प्रकार का आबंध बेटा क्लोरीन के अणुओं में पाया जाता है? तो इसमें सहसंयोजी आबंध होता है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको जो है आबंध का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सिखाया गया होगा, और इसमें बॉन्डिंग उसको क्या यहाँ पर आपको बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी करना सिखाया गया होगा, और उसमें आबंध बनाना भी सिखाया होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी कहते हैं। देखिए एक क्लोरीन यहाँ पर है, ऐसे ऐसे करके आपने सीखा होगा। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ये पूरा कर लिया, ऐसे पूरा कर लिया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक ऐसा सहसंयोजी आबंध दिखाता है। इस चैप्टर नंबर 4 का वैसे है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 4 हम लोग का रहने वाला है, जो कि है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे काफी क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी तक यहाँ तक आप बेटा पहुंचे हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का सहसंयोजी द्विआबंध बनाता है। सहसंयोजी द्विआबंध कौन बनाता है? 2 इलेक्ट्रॉनिक युग्म की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन 2 और 4 के साथ संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? भाई इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी बेटा? तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना सकता है, और दूसरे परमाणु के साथ चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बेटा नंबर क्या होगा? ये सही होगा। ध्यान दीजिए
कार्बन यहाँ पर क्या करता है, साझेदारी करता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ना तो दे सकता है और ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है अपना ऑक्टा पूरा करने के लिए, इसीलिए यह 4 परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बना लेता है। अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बेसिक चीज पढ़ाई जाती है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वैसे है नहीं हम लोगों में, लेकिन एक बार देख लीजिए, बकमिनिस्टर फ्लोरीन का सूत्र कितना होता है। बकमिनिस्टर बकीबोल का फ्लोरीन का सूत्र होता है 660, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। बेटा जिसमें विद्युत धारा हम क्या कहते हैं, कार्बन का ऐसा रूप जिसमें विद्युत हम सुचालक है, विद्युत इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि जो हमारी लिड होती है किसकी, पेंसिल की लिड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो उसकी लिड से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा, कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक होती है, इसका कारण है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका क्या कारण है बेटा, इसका कारण है कि कार्बन श्रृंखला का गुण सबसे अधिक होता है। क्या होता है, कार्बन श्रृंखला का गुण सबसे अधिक होता है, इस कारण से कार्बन श्रृंखला यौगिकों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कह रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है, इसका क्या कारण है। भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो अगर अवक्षेप नहीं दे रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आयन नहीं देता है। सिंपल सी बात है, जब आयन ही नहीं देगा तो अवक्षेप कैसे देगा, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक की तुलना में जल से अधिक क्रियाशील होते हैं, तो क्या होते हैं, समान या घटित नहीं होते, इनका अणुभार कम होता है, जल में शीघ्र आयनित हो जाते हैं, या इनका क्वथनांक अथवा गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी होगा, क्योंकि इनका जो है क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असंतृप्त कार्बन क्या है। बेटा आप सिंपल सी बात है, संतृप्त कार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो हमें कहां पर नजर आ रहा है भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में, यहां नहीं देखना है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो हमें कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक एल्कोहलिक उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से यौगिक में एल्कोहल समूह उपस्थित होता है। याद रखिए बेटा, एल्कोहल समूह उपस्थित है, एल्कोहली समूह किस में उपस्थित है भाई, इसमें तो ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, छेद नहीं मारा, ये भी नहीं हो सकता बेटा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा एल्कोहलिक होगा, यानी कि C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह यहाँ पर कहाँ पर है बेटा, इसमें भी पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक पर्याक्रमक समूह है। कीटोनिक पर्याक्रमक समूह कौन सा है बेटा, कीटोनिक, ओनिक, ओनिक, याद रखिए। तो ओनिक किसके लिए लगाते हैं हम लोग, अगर आप एससीनियम वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप आईपीएससी नेम और आप उपचयन अपचयन की अपक्रिया और किसी भी अपक्रियाओं को संतुलित कैसे करना है उनकी बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन भी किया है। अब वहां से जाकर चैनल पर जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप उसमें विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा, देखिए दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक पर्याक्रमक समूह है, तो कीटोनिक पर्याक्रमक समूह क्या होगा भाई, जो CO होगा, ओन लगता है ना, कीटोन ओन CO, ठीक है, उसके लिए ओन लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल, ऑल नॉल ऑल ऑल OH, कहां पर OH, मेथ है तो प्रो यानी कि 3, तो 3 कार्बन कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, नहीं मेथ है प्रो 3 कार्बन है, OH नहीं, ये नहीं होगा, गलत है बेटा ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 और 1 7। याद रखिए यहाँ पर फार्मूला यूज होता है CnH2n+1 का फार्मूला यूज होता है, ठीक है। वो यहाँ पर लगाकर चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनोन ओन 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 ओन, तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है बेटा, ये होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा, एल्केनो का समान सूत्र क्या है, एल्केनो एन, तो क्या होगा इसका भाई, CnH2n। देखिए याद रखिएगा बेटा, इसके लिए एन लगाते हैं, इसके लिए इन लगाते हैं, और इसके लिए हम ये तो यहाँ दिया ही नहीं है, यानी कि CnH2n-2 के लिए बेटा आइन लगाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसका जवाब आप ये दीजिएगा, निम्नलिखित में से एल्कीन, इन पूछ रहा ना, तो इन मैंने बताया ना कहाँ लगेगा, तो क्या होगा CnH2n। यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा, देखिए 3 दूना 6, दुगुना है, दुगुना कहाँ है, 3 दूना 6 तो 8, ये नहीं है, 3 दूना 6, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्काइनो का समान सूत्र क्या है, अभी मैंने बेटा ऊपर ये देखिए समझा दिया आइनो का, आइनो, ठीक है, आइनो, एल्काइनो, तो यहाँ इसका समान सूत्र क्या होगा बताइए, इसका समान सूत्र बेटा CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि CH3CO CH3 का आईपीएससी नामकरण क्या होगा। देखिए इसमें कार्बन है 1 2 3, तो मेथ है प्रोपेनोन, क्या होगा प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बेटा आईपीएससी नेम आपने नहीं देखा है, जाकर आप आईपीएससी नेम देखें, क्योंकि इस बार आईपीएससी नेम भी पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, आएगा ही आएगा, चांसेस क्या ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से एल्काइन आइन, तो CnH2n, यानी कि दोगुना करके 2 कम कर दो, दोगुना करके 2 कम करो, देखो 3 दूना 6, 2 8 2 ज्यादा होगा, 3 दूना 6 नहीं होगा, 4 दूना 8, 8 2 10, ये भी नहीं होगा, 3 दूना 6, 6 में 2 कम, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से समजात श्रेणी क्या है, तो सजात श्रेणी का ये याद रखिएगा, उसमें जो है हाइड्रोजन क्या होता है, वो बढ़ते हुए क्रम में आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, तो ये तो नहीं होगा, ये तो हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 2 हो गए, ठीक है। ओ H कितने हैं 4 है, यहाँ पर H कितने 4, ये भी नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो है बढ़ता हुआ आपको क्रम मिलेगा, एक ना एक बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर C 1 है, H 2 है, ठीक है, यहाँ पर C कितने हैं, C यहाँ पर 2 है, H कितने हैं 4, देखिए उसका दुगुना हो गया, नहीं हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। ये पहचानने की बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, ठीक है, यानी कि आपको देखना है कि नंबर C के और H के, अगर ये 1 बढ़ रहा है तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो आगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या है, एथिल अल्कोहल तो एथेनॉल, मेथ एथ एथेनॉल, ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका सही ऑप्शन होगा। एस्टिएल्डिहाइड का आईपीएससी नेम क्या है, एस्टिएल्डिहाइड का आईयूपीएससी नेम बेटा क्या है, तो एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल, ठीक है। उसी प्रकार से पूछ रहा है एसीटोन का आईपीएससी नेम क्या है, एसीटोन ओन आ रहा है बेटा, आईपीएससी नेम क्या है, एसीटोन का आईपीएससी नेम बताइए, इसका आईपीएससी नेम होगा प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम क्या होगा, एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम बेटा एथेनोइक अम्ल होगा, क्या होगा एथेनोइक अम्ल होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन 3 दूना 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन, ठीक, देख लीजिए 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे, ठीक है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये CH4 को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं और मार्स गैस के नाम से भी ये जानी जाती है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है बेटा, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है एथिलीन है भाई, मेथ एथ एथिलीन पहला है, ठीक है, फिर प्रोपलीन, ठीक है, दूसरा है, ठीक, इस तरीके से चलते रहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध नहीं, सब सिंगल बंध होता है, एकल बंध होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है
सिर्फ एकल बंधन में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सॉरी असंतृप्त पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर असंतृप्त बेटा द्विबंध और त्रिबंध होते, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते। अगर यह संतृप्त पूछ रहा था तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते कार्बन और कार्बन के बीच में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? देखिए इस फार्मूले को CnH2n, ठीक है, CnH2n -2, अगर इनको संतृप्त कर रहा है, ठीक है, तो वो असंतृप्त कार्बन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, देखिए यहाँ पर एक है तो एक का नहीं, ये नहीं होगा भाई। यहाँ पर एक है, एक का 4 होगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पर दो दूना 4 2 6, नहीं ये भी नहीं होगा। 2 दूना 4, हाँ ये वाला होगा, ये बिल्कुल होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से विवृत श्रृंखला क्या है बेटा? विवृत श्रृंखला यहाँ पर कौन सी होगी बेटा? एथेन की एक विवृत श्रृंखला होती है, ठीक है। कैसी होती है? विवृत श्रृंखला मतलब सिंपल से एक सिंपल चेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलन अपक्रिया होती है, तो संकलन अपक्रिया कैसी होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा बेटा, संकलन अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसी होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा होती है। इसको सही से आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए। इससे बाहर बेटा कहीं क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि मेथेन और क्लोरीन की अपक्रिया करा के हमारे पास CH3Cl और ये का उदाहरण है। ये कैसा उदाहरण है भाई? ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये कैसा है? प्रतिस्थापन उदाहरण। देखिए यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ पर कैसे है? प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। और ये हमारे पेपर में भी पूछी गई है कि प्रतिस्थापन, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कार्बन की प्रतिस्थापन क्रिया किससे कहते हैं तो आपको लिखना होगा, ठीक है, और यही एग्जाम्पल देना होगा। नेक्स्ट है बेटा बकमिस्टर, ये तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कठोर जल होते हैं, तो कठोर जल में क्या होते हैं भाई? कठोर जल में बेटा जो है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। नेक्स्ट है जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इतने डिग्री 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनेगा बेटा? तो यहाँ पर उत्पाद बनने वाला है एथीन। क्या बनेगा? एथिलीन। तो अभी मैंने पीछे प्रीवियस में करवाया है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, तो विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है बेटा? एस्टिल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साबुन के अणु होते हैं, तो साबुन के अणु कैसे होते हैं? साबुन के अणु कैसे होते हैं बोलिए? जलरागी शीर्ष। देखिए साबुन के जो अणु होते हैं वो जलरागी उनका शीर्ष होगा, और कुछ जो है जल विरागी होते हैं। देखिए साबुन के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? जलरागी जो उसका शीर्ष होता है तथा जल विरागी उसकी पूंछ होती है, याद रखिएगा। और ये 2026 में पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि साबुन का कौन सा हिस्सा जल विरागी और कौन सा हिस्सा जल रागी होता है। तो शीर्ष जो होता है वो जल रागी होता है और जो पूंछ होती है वो जल विरागी होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा एसिटिक अम्ल के में कितने H परमाणु होते हैं? तो एसिटिक अम्ल को कैसे लिखते हैं? देखिए CH3COOH, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है भाई? देखिए H4 है, तो इसका सही ऑप्शन कितना होगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य क्रिया क्या कहलाती है? अल्कोहल और अम्ल और क्षार की क्रिया ही जैसा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? यहाँ पर एस्टरीकरण, यहाँ पर है, यहाँ पर जो अपक्रिया होगी उसे हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो साबुन बेटा किस प्रकार का यौगिक है? साबुन जो है वो लवण है। कैसा है? वो लवण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एस्टरो के क्षार जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। साबुनीकरण नहीं बेटा, ये साबुनीकरण कहलाती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से साबुन है,
तो साबुन कौन सा होगा बेटा, साबुन का सूत्र यहाँ पर कौन सा होगा, साबुन का सूत्र जो हमारे पास है बेटा यहाँ पर दे रखा है ये वाला, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये साबुन का सूत्र होगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है, मृदु साबुन साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है बेटा, आवश्यक पदार्थ है बेटा कास्टिक सोडा, ठीक है। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक क्या है, असंतृप्त यौगिक मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त यौगिक होगा। तो देखिए 2 दूना 4 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बेटा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो है वो सही ऑप्शन, सॉरी डी जो है वो हमारे पास सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एल्काइन का सूत्र क्या है, एल्काइन का बेटा सूत्र क्या है, एल्काइन का सूत्र बताइए क्या है, एल्काइन तो देखिए C2N H2N के 2 गुना करके 2 कम कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 नहीं होगा, ये 3 दूना 6 नहीं होगा, 3 दूना 6 में 2 कर दे, ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से कह रहा है सहसंयोजी आबंध कितना है, देखिए सहसंयोजी आबंध ये 2026 में भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे है बनाइए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर वाले कार्बन हमने बांट दिए, कितने हो गए देखिए आबंध, सहसंयोजी आबंध देखिए कितने हैं, गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10, तो सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल अल आ रहा, तो अल के लिए बेटा क्या लगाते हो, अल के लिए क्या लगाते हो, देखिए प्रोपेनल का सूत्र क्या है, मेथ है, प्रोप 3 है, 3 तो कार्बन नहीं, ऑल के लिए वो लगाते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा प्रोपेनल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, कीटोनिक ओन, तो OH कीटोनिक समूह OH हमें मिल रहा है, O मिल रहा है, CO मिल रहा है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें O मिल रहा है, ठीक है। ये जो ग्रुप है बेटा ये जो ग्रुप है इसको हम CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, उसकी बाहरी कक्षा में सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, सर उसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित में से संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका कमेंट में आप आंसर मुझे करिएगा। मैंने अभी इतने क्वेश्चन करवा दिए, उम्मीद करता हूँ अगर आपने ध्यान से किए होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये आपका हमें HW है और हमें इसका जो है बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रोपेनल क्रियात्मक समूह है, बेटा मैंने अभी बताया अल है, ये भी आपका HW है, इसको भी मुझे करके आप बताइएगा क्योंकि ये मैं ऊपर करवा चुका हूँ। एसिटिक अम्ल का एपिसिनियम अभी मैंने जस्ट बताया है, इसका भी आप करके मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से एल्कीन, ये भी मैंने बताया था, इन लगा है बेटा डबल बॉन्ड वाला होगा, ये भी बताया है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनोन ओन, प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है बेटा, इसको भी मैंने बताया है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ, ये ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, कंफ्यूजन आना नहीं, अभी मैंने करवाया है। ये देखिए कॉलम को मिलाना है, इसमें एल्डिहाइड क्या है, एल्काइन क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और हेलो एल्केन क्या है। तो भैया हेलो एल्केन तो सीधा तुम्हें नजर आ जाए जहां पर ClBr वगैरह लगा हो, आई लगा हो, ठीक है, वो क्या है, हेलो एल्केन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए देखो, इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख लो ना इसको भाई, इसको देखो CH3 CH2 COOH, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें मिल गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या पूछ रहा है, एल्काइन, तो एल्काइन भाई कहाँ है, यहाँ पर हमें एल्काइन, देखिए इसको CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काइन है, और ये एल्काइन का सूत्र यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4
4 ये हो गए, इसके तो 4 नहीं है भाई, एल्काइन है ना, यहाँ 3 होगा बॉन्ड, यहाँ बेटा क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब सही है, ठीक। यानी कि इसका जो होगा ये कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 वाला सही होगा, ठीक है। और बचा हुआ एल्डिहाइड है भाई, बचा हुआ क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ठीक। अब इसमें से आप नीचे से मिला लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता अभी मैंने बताया है, ये भी आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा बेटा क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कॉलम ए में दिए गए सुमेल और बी से कीजिए हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, जहां पर सीएल वगैरह मिल जाए, बीआर मिल जाए, आई मिल जाए, वहां पर क्या होगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। अगर ऐसा मिल रहा है, सीएल मिल रहा है, बीआर मिल रहा है, एफ मिल रहा है, आई मिल रहा है, वो क्या है, हेलो एल्केन वाले, ठीक है। एल्कोहल, ओएच समूह मिल गया, एल्कोहल बन गया। कीटोन, अब कीटोन को पहचानने का तरीका है, देखिए ये कीटोन ओन है, ये इसको यहाँ मिला दीजिए। एल्कीन है भाई, डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, मिल गया। अब यहाँ से ऑप्शन आप करेक्ट, जो भी करेक्ट होगा उसको लिख कर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का भाई से सामान्य सूत्र अभी मैंने बताया, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऊपर अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। निम्नलिखित में से प्रोपेन, प्रोपेन इसमें से क्या है, जो सब सिंगल बॉन्ड के साथ हो, मेथ है प्रो, प्रो मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो ए वाला है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा, कॉलम ए और बी के सभी सुमेल कीजिए। यहाँ पर ये आपका जो है एच डब्ल्यू ये भी रहने वाला है, इसका भी मुझे आप, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, इसमें भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा किस में होगा। एसिटिक एसिड क्या है, अल्कोहल क्या, अभी मैंने जस्ट करवाया है, ठीक है। एथेनॉल कास्टिक सोडा क्या है, अपमार्जक क्या है, ठीक है। तो ये आपका एच डब्ल्यू रहने वाला है। चलिए मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर, ठीक है, बता देता हूँ कि आपके एग्जाम भी है ना। चलिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन जो है इसका सही कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी कि ए का कौन सा होगा, ए का थर्ड होगा सिरका, ठीक है। और बी का कौन सा होगा बेटा, बी का देखिए कौन सा है, बी का कौन सा है, सेकंड वाला, बी से कौन है, सेकंड वाला। सी का कौन सा है बेटा, फर्स्ट वाला, सी का कौन सा है, फर्स्ट वाला। और डी का कौन सा है जो बच गया, वो डी का। अब भाई अपमार्जक क्या है भाई, डिटर्जेंट है, कपड़े साफ करने के लिए उपयोग करोगे ना उसका। कास्टिक सोडा भाई क्या है, धावन सोडा है, धावन सोडा का उपयोग साबुन के निर्माण में करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका बेटा ये लास्ट होने वाला है, एल्कीन का जो है आपको बताना है, और ये आपका एच डब्ल्यू ये भी रहने वाला है। आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं और कितना आपने अच्छे से वीडियो को वॉच किया है। आज के लिए इतना ही बेटा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी पोर्शन पर चलेंगे। आपका पेपर बेटा बहुत अच्छा जाएगा, आप परेशान ना होइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।